चलो सब लोग अपना ऑन कर लो वीडियो। आकर्ष, टेने, मुस्कान, नहीं टेनजी है, मुस्कान, आकांक्षा, यस सर। ऑन करो वीडियो, ऑन करो। अभिनव कुमार टेने, गैलेक्सी J7 नेक्स्ट तुम लोग बताए नहीं थे लोग को कि रीनेम करने के बाद ही आने को मिलेगा। नमस्ते सर। नमस्ते। पिछले वीक में टेस्ट हुआ था, कौन कौन से लोग इसमें से अपीयर हुए थे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्विज में कौन कौन लोग अपीयर हुए थे? शशि 10H, तुम्हारा ना आवाज है ना वीडियो है। सर आवाज वीडियो दोनों ऑन किए हैं। हाँ वेरी गुड। कैमरा खराब है डेस्कटॉप का। ठीक। ऋषिका सराफ 10H। आलोक राज त्रिपाठी किस सेक्शन में है? किसी को पता है आलोक राज त्रिपाठी 10th के किस सेक्शन में है? कोई जानता है इसको? 10G। 10G। ओके। तो हम पूछे कि इसमें से कौन कौन से लोग पिछले वीक में टेस्ट जो हुआ था उसमें अपीयर नहीं हुए थे। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? यस सर, सुनाई तो पड़ रहा है। यस सर। हाँ तो बताइए। सौर्य तुम पार्टिसिपेट किए थे क्विज में? यस सर, किया था। कितना आया था? मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, इसलिए कोई झूठ नहीं बोलना। मैं मार्क्स नहीं देखा था सर। मार्क्स नहीं देखा था। प्रथमेश, प्रथमेश का तो मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया था। नहीं दे रहा प्रथमेश हम मेरी आवाज? यस सर। कितना आया था? 21 या 22 था शायद, याद नहीं। याद नहीं। एक्चुअली हम जो काम करते हैं वो पिछले बार नहीं कर पाए, क्योंकि उसी दिन हमको एकौना जाना था उस घर पे, और टाइमिंग लगभग वही था जो टेस्ट का था। इसलिए हम पूरा जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट भेजते हैं टेस्ट का वो नहीं भेज पाए थे। कुछ लोग जो है वो फेक डिटेल्स भेजे थे, जैसे कुछ भी नाम डाल दिया। 10th का रोहित था कोई। 10th में रोहित है कोई? नो सर, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। नहीं तो फॉल्स था वो। तो उसमें फादर्स नेम में एनए डाल दिया था, एडमिशन नंबर में 1 2 3 4 5 6 डाल दिया था। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डालोगे तो हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम मॉनिटर करते रहते हैं। हर एक एंट्री जो आता है जैसे ही सबमिट करोगे मेरे पास आ जाएगा इन्फॉर्मेशन कि एक और एंट्री आ गया। तो उसको अगर वो जेन्युइन रहता है, दिखने से पता चल जाएगा जेन्युइन है कि नहीं है। जिसका पूरा डिटेल नहीं रहेगा या फेक डिटेल भरा रहता है उसको उसी समय डिलीट कर देते हैं। वो एंट्री को वैलिड नहीं मानते हैं और उसको उसी समय डिलीट कर देते हैं। तो जब हम रिजल्ट डालेंगे, अभी पिछले वीक वाला भी रिजल्ट हम डाल देंगे इस सप्ताह में, तो उसमें आपको उसका नाम ही नहीं रहेगा जो भी फेक एंट्री करता है। तो ये कोई फायदा नहीं होगा उससे कि भाई लूटे या। अच्छा, पहले क्या होता था कि कुछ हम टेस्ट लेते थे तो उसमें क्वेश्चन आप सबमिट किए तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाता था। पिछले बार से हम आपका कौन सा क्वेश्चन का गलत हुआ आंसर ये तो आपको पता चलेगा, लेकिन उसका सही आंसर क्या होगा वो आपको नहीं दिखेगा। तो वो सारा सिस्टम कर दिए हैं। उससे कोई फायदा नहीं है कि फेक एंट्री डाल के, जैसे बहुत सारे बच्चे चालाक बच्चे हो गए ना, हम लोग से भी ज्यादा चालाक हो गए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले 2 मिनट के अंदर कोई भी फेक नेम से अपना एंट्री डाल दिए
सही आंसर मिल गया, उसको नोट कर लिए और उसको फिर सबमिट कर दिया अपने जेन्युइन नेम से। वो सब अब नहीं, फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा भी नहीं। और दूसरा चीज है कि ये जो एग्जाम है, मान लो कि आप हमको चीट करके आप 25 में 25 ले आए या 20 में 20 ले आए, तो उससे हमको कोई लॉस नहीं है, उससे ओवरऑल लॉस आपका है, क्योंकि इस टेस्ट का मार्क्स हम कोई बोर्ड के एग्जाम में, अभी 10th बोर्ड चल रहा है ये आप लोगों का, तो बोर्ड के एग्जाम में ये मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है कि इससे आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो ये जो आपको चैप्टर इन टेस्ट हो रहा है, ये आपका कितना प्रिपरेशन हुआ, उस चैप्टर को पढ़ के आप कितना ग्रैस्प किए, कितना समझे, उसके लिए हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको रिवार्ड मिलेगा या आपको बेइज्जत किया जाएगा कम मार्क्स आया। न तो आपको कोई इंसल्ट करने वाला है कम मार्क्स आने पे, कोई डांटने वाला है, और न ही कोई पीठ थपथपाने वाला है कि हाँ बहुत अच्छा लिया। हम लोग का तो चैप्टर सर हुआ ही नहीं था जूम पे। ठीक है, उसको हम लोग कर तो लेंगे। पिक्चर ये मोहन कोई है 10, मोहन सिर्फ 10 करके आ रहा है, ये हमको लग रहा है कोई फेक है। आजकल बच्चे बहुत सारा प्रपंच रच के आ रहे हैं और क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए हम लोग किसी भी अननोन को, जिसको कंसर्न सेक्शन के बच्चे नहीं जानते हैं या जो उल्टा सीधा नाम से आ रहा है या अपना रिनेम नहीं किया है, उसको हम लोग एंट्री नहीं देते हैं, तो इसलिए कोई फायदा नहीं। अभी Realme 2 Pro करके आ रहा है, मोहन 10 करके आ रहा है, Redmi करके आ रहा है, 4 लोग हैं, Galaxy J7 Next, इन चारों को हम एंट्री अभी तक न दिए हैं न देंगे। अर्पित कुमार, इसको कोई जानता है किस सेक्शन में है? AGHJ, चारों में से किसी में है अर्पित कुमार कोई? ए में है ना, कंफर्म? चलो इसको दे दिए एंट्री। तो 10 से का जो है वो लाइव क्लास नहीं हुआ है जूम पे, उसको हम अलग से टाइम देंगे। अब ये इस सप्ताह में हम आज बात कर लेते हैं, क्लास के बाद अलग से 10 का हम एक सेशन रख देंगे 2 बजे या 3 बजे, उसमें हम लोग बात कर लेंगे। GH और J में अभी तक जितना चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है टॉपिक में? क्योंकि फिर आज हम लोग खत्म करके कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज जो बोलना है बोलो। एनीवन फ्रॉम GH और J सेक्शन, या एक अभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। सर टेस्ट में हाइड्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या होगा? वो बता देंगे बाद में, अभी पहले क्लास इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस देखो, जहां भी LYSIS लाइसिस वर्ड जुड़ा रहेगा, यानी कि वहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हुआ कि आपका एक्चुअली एडिशन हुआ वो उस चीज का, जैसे हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का एडिशन हुआ और इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट का एडिशन। तो इलेक्ट्रिक करंट का एडिशन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज करके डिकम्पोज किया जाता है। जैसे मान लो कि आपका सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यूज करें, सॉलिड कार्बन सोडियम क्लोराइड को नहीं, मोल्टेन स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड लें पिघला हुआ, या उसका अगर हम लोग ये 10G में कोई मोहन है जी, 10G का कोई बच्चा है, सुन रहा है मेरा आवाज? सर नहीं है कोई 10G में। चलो ठीक। रुचित वर्धन 10H में है ना? यस सर। सर यस सर। ठीक। तो अभी बता रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके मोल्टेन सोडियम क्लोराइड या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो वो टूट जाएगा सोडियम में और क्लोरीन गैस में। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड पे जाएगा। पता है ना इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? एक तो सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट जो इसको बोलेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड रड। तो मोल्टेन सॉल्ट का या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ले लिए, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज कर लिए, सपोज कॉपर और जिंक का, और उस कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड्स को
एक डीसी 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके, और जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आयन जाएगा यानी कि सोडियम जाएगा, और एनोड पे निगेटिव चार्ज आयन यानी कि क्लोरीन आयन जाएगा, क्लोराइड आयन जाएगा। फिर क्लोराइड आयन जो है वो फिर वापस क्लोरीन एटम में चेंज होगा, और क्लोरीन एटम जो है वो अल्टीमेटली Cl2 में चेंज होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है 3 स्टेप का, जिसमें कि वो एक आयनिक कंपाउंड जो है अपने कोरस्पॉन्डिंग ये में चेंज हो जाता है। अमित कुमार टेन जी है कोई? और सर हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर जैसे कि मान लो कि अभी हम अभी आगे जाएंगे हम लोग, एक कार्बन कंपाउंड चैप्टर है सेकंड टर्म में। एन चौधरी यानी उनकी सुपुत्री है। तो जब एडिशन होगा वाटर का ईस्टर में, एक ईस्टर सब्सटेंस होता है, जैसे जितना चॉकलेट टॉफी ये सब हम लोग देखते हैं, उसमें आपको एक व्हाइट बोर्ड होगा तो हम शेयर करके दिखाते हैं। चंदा रमानी कोई 10G में है? चंद्रमणि, चंदा रमानी बोल रहे हैं। चंद्रमणि जी? यस सर, चंद्रमणि है, चंदा रमानी। हाँ ठीक है। उसको आयुष 10G में है? यस सर। ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, एक कंपाउंड लिख रहे हैं CH, ये 3COO C2H5। अब ये कंपाउंड का नाम है आपको, तो ये शिवम थोड़ा माइक अपना ऑफ करोगे, आवाज आ रहा है खटखट का। ऑफ कर दे रहे हैं सर। तो CH3CO C2H5 इसका नाम है, आपको इसके नीचे हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। ठीक है, और इसके साथ हम लोग को क्या जोड़ना है? वाटर। अब ये जुड़ने पे क्या होगा? एक्चुअली में ये हम लोग को दिख रहा है कि वाटर जुड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस कंपाउंड का अब डिकम्पोजिशन होगा। कैसे डिकम्पोजिशन होगा आपको बताते हैं। में नोटेशन का कोई नहीं है ऑप्शन। अब जैसे ये CH3CO है, दो तो ये अलग पार्ट हो गया और ये अलग पार्ट हो गया, यानी कि CH3CO जो है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ना हम जो शेयर कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड? यस सर। तो आप देख रहे हो ये बदमाशी वाला काम जो करेगा बड़ी मार खाएगा। करने लगा सर। तो ये CH3CO C2H5 हो गया। अब इसमें ये जो इथाइल, ये जो है इथाइल कहलाता है। ये जो C2H5 आप देख रहे हो इसको इथाइल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। अब आपका जो वाटर है ये भी दो पार्ट में बंटता है। कौन कौन से दो पार्ट में बंटता है? एक H और एक OH। तो अब जो H वाला पार्ट है वो जा करके जुड़ेगा आपका CH3COO जो था उसमें आके जुड़ गया H, यानी वाटर में से जो H निकला वो आपका यहाँ पे जुड़ गया। अब क्या बच गया? इस इथाइल एसीटेट का कौन सा पार्ट बच गया? बोलो, दिखाई दे रहा है ना? इथाइल यानी C2H5। तो C2H5 बच गया। और वाटर का क्या बच गया? वाटर को हम बताए थे कि दो पार्ट होता है, H और OH। तो H तो आपका जुड़ गया, या ये जो H है, ये पॉइंटर दिख रहा है ना मेरा? यस सर। तो H जुड़ गया आपका एसीटेट में। तो बाकी क्या बच गया? OH बच गया, हाइड्रोक्साइड। हाँ हाइड्रोक्साइड OH। तो ये OH आके इसमें जुड़ गया। तो अब ये आपका बन गया इथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। और जो पहले वाला है उसको बोलते हैं एस्टिक एसिड। जैसे ये हो गया हमारा एस्टिक एसिड, गलत है। और ये आपका हो गया
ये पूरे रिएक्शन में क्या हुआ कि एक कंपाउंड है हमारे पास इथाइल एसीटेट, जिसमें वाटर का एडिशन किया हम लोगों ने, हाइड्रो वाटर के लिए यूज किया जाता है, और उस वाटर के एडिशन से वो अपने पेरेंट एसिड और पेरेंट अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब चूंकि ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है एक ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बताएंगे उसके बारे में जब लेसन पढ़ेंगे। तो इस ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो पूरे रिएक्शन को ओवरऑल हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। समझ में आया? तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब हुआ एडिशन ऑफ वाटर। चलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम हाइड्रोलाइसिस के अलावा? हाइड्रोलाइसिस उनको लग रहा है अभी पूरा समझ में नहीं आया होगा, तो जब कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम लेसन 1 में? सबका माइक म्यूट है। सर जो हाइड्रोजन गैस है सर, उसका सर स्मेल कोई रहता है? किसका? हाइड्रोजन गैस का नहीं, प्रॉपर्टी बता दीजिए ना सर। हाँ बता देते हैं। हाइड्रोजन अभी बताएंगे, अभी एक्टिविटी पढ़ाने वाले हैं, उसी में सब बताते जाएंगे आपको। हाइड्रोजन गैस ओडोरलेस होता है, कलरलेस होता है, कोई उसकी टेस्ट और कलर से नहीं पहचान सकते हैं। पहचानेंगे कैसे? उसके पास जब एक जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाएंगे तो हल्के पटाखे के जैसे आवाज के साथ, लाइट पॉप साउंड बोलते हैं, उसके साथ वो तेजी से जलने लगेगा। तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और वही अगर जलती हुई माचिस की तिल्ली अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पास ले जाएंगे, वो तिल्ली बुझ जाएगी, वो पहचान है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना हुआ है। दोनों ही गैस आपको कलरलेस ओडरलेस हैं, दोनों का ही बबल बनेगा वाटर में जब जाएगा तो, लेकिन हाइड्रोजन में तिल्ली जलेगी और तेजी से, और कार्बन डाइऑक्साइड में बुझ जाएगी। तो अभी आप जैसे 10th क्लास में हो, 9th क्लास में आप चूंकि ऑलरेडी पास कर चुके हो, तो उसमें दो हम लोगों को साइंस में पोर्शन होता है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया और एक प्रैक्टिकल पोर्शन। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में भी उसको अलग से आपका प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन तो पढ़ लिए इस लेसन का, अभी हम लोग को एक्टिविटीज जो है प्रैक्टिकल पोर्शन, उसके बारे में आज पढ़ना है। तो ये हमारा उसी लेसन 1 का एक्टिविटीज का ये अलग से एक बनाए हैं पीपीटी। इसमें सबसे पहला तो ये जान लीजिए, ये हालांकि 9th में जो लोग पढ़े हैं होंगे उनको बताए भी होंगे, हम जो भी पढ़ाए होंगे बताए होंगे क्या लिखना होता है। प्रैक्टिकल कॉपी जो अलग से बनाना है, हर फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, एक्सक्लूसिव। अब उसमें आपको क्या लिखना होता है, तो कंटेंट पेज यानी सबसे ऊपर वाला जो पेज होता है, ऊपर के जस्ट नीचे 2nd या 3rd पेज होगा, उसमें आपको बहुत सारे रोज और कॉलम्स बने होते हैं, और उसमें आपको लिखना है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से उस नंबर में कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, दैट इज द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट यानी किस डेट को हुआ, किस डेट को आपने सबमिट किया। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब लोग लिख लेते हैं आराम से, दूसरे का कॉपी कर लेते हैं। मेन चीज ये है कि हर एक्सपेरिमेंट का जो कंसर्न पेज है उससे क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इसमें भी लिखाएगा, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इसमें भी लिखाएगा। अब आते हैं मेन चीज पे, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए वो लिखना है, दैट इज मटेरियल्स रिक्वायर्ड। उस एक्सपेरिमेंट में कौन सा थ्योरी इन्वॉल्व है, जैसे सपोज कि आप रिएक्शन कराने जा रहे हो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें थ्योरी क्या है कि मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, दैट इज द थ्योरी इन्वॉल्व। और उसके नीचे उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, प्रोसीजर, यानी वो पूरा प्रक्रिया कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें आप पहले सल्फ्यूरिक एसिड के 10 ड्रॉपलेट्स लेते हैं या 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड लेते हैं, देन उसमें जिंक ग्रेन्यूल डालते हैं, टेस्ट ट्यूब को कवर करके रखते हैं अच्छे से, फिर आप, ये प्रोसीजर हो गया। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन। तो उतना करने के बाद हम क्या देखते हैं कि सम बबल्स ऑफ गैस इज फॉर्मिंग, बबल्स है यानी गैस बन रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ। अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन करना है, जैसे बहुत सारे, अभी एक एडवांस जाओगे आप लोग 11th-12 में तो, या फिजिक्स में अभी भी मिलेगा, कैलकुलेशंस करने को होगा। और लास्ट में आपको कंक्लूजन, यानी उस रिएक्शन से आपका क्या कंक्लूड हुआ कि वो रिएक्शन किस टाइप का है, क्या रिएक्शन करके क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, दैट इज कंक्लूजन। और सबसे लास्ट में आपका है प्रिकॉशन, इफ देयर इज एनी, अगर कोई प्रिकॉशन है उसमें
तो वो आपका प्रिकॉशन लिखना है कि एसिड को ध्यान से यूज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये सारे आपके प्रिकॉशन में आते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अच्छा, इसमें से कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी? आपको एनसीईआरटी बुक में दोनों टर्म यूज किया गया है, एक्सपेरिमेंट भी कहीं कहीं पे यूज किया गया है, कहीं कहीं पे एक्टिविटी भी यूज किया गया है। एनीवन अपना माइक ऑन करो, आंसर दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी? सुनाई दे रहा है ना सबको? कोई आवाज नहीं आ रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर दो लोग। एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? नहीं पता? हाँ ना, कुछ तो बोलो लोग, हमको लगे कि आदमी को पढ़ा रहे हैं। ना नहीं पता? सर एक्सपेरिमेंट जो पहली बार ये कर रहे हो और एक्टिविटी जो किया हुआ काम फिर से कर रहे हो। नहीं, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट वो हुआ जो आप लेबोरेटरी में जाके ही कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली करते हैं। हाँ, एक्टिविटी क्या थ्योरेटिकली करते हैं? सर एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली करते हैं सर, एक्टिविटी। हाँ बोलो बोलो। एक्सपेरिमेंट को लैब में करते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट वो हुआ जिसको करने के लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा, लैब की जरूरत पड़ेगी। और एक्टिविटी वो हुआ जो आप क्लासरूम में भी कर सकते हो, इवन अगर आपके पास तो मटेरियल्स है तो घर पे भी कर सकते मटेरियल रिक्वायर्ड। हाँ, यस सर। तो ये दोनों में अंतर हुआ। तो ये जो आपका पहला जो दिख रहा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, दैट इज एक्टिविटी नॉट एन एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी हो ये जरूरी नहीं है। तो इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, ये आप लोग को पहले किए भी होंगे या इसके बारे में पहले भी हम वीडियो भी भेजे थे। तो मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, उसको साफ करते हैं सैंड पेपर से। क्यों साफ करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर रहता है। साफ करने के बाद उसको जलाते हैं बर्नर से। आप माचिस से जलाने की कोशिश करेंगे, कैंडल जलाने की कोशिश करेंगे, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर मैचस्टिक या आपको कैंडल के इग्निशन टेम्परेचर से, या जो टेम्परेचर उससे प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज्यादा होता है। इसलिए हमको बर्नर यूज करना पड़ेगा। और बर्नर जब यूज करके जलाएंगे तो काफी तेजी से जलेगा, काफी फास्ट कंबसन होता है इसका, और व्हाइट डैजलिंग फ्लेम बनेगा, और वो एक व्हाइट पाउडर मिलेगा। वो व्हाइट पाउडर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग चाइना डिश में, ये जो चाइना डिश दिख रहा है, इसको कलेक्ट करेंगे। ये हम लोग कोशिश करें वर्चुअली एक्टिविटी करने का, क्योंकि अभी हम लोग तो रियल कर नहीं सकते हैं। और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को चेक करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। कैसे चेक करेंगे, कोई बता सकता है? 8th क्लास में ही पढ़ा हुआ ये चीज है। सर लिटमस पेपर से। हाँ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में डायरेक्ट लिटमस पेपर डालेंगे तो कलर चेंज होगा, वो सॉलिड है। सर उसको एक्वियस सर वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वेरी गुड। वाटर में उसको डिसॉल्व कर डाइल्यूट देंगे। करेंगे। हाँ, डाइल्यूट करेंगे, और उसके बाद उसमें लिटमस पेपर ले जाएंगे तो देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया। ब्लू लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो सॉल्यूशन मिला हमको वो बेसिक है। और इससे प्रूव होगा कि मेटल के ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। तो आप कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि metals react with oxygen to form metallic oxide which is basic in nature। ये कंक्लूजन में लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? जो लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा हमारा है, ये भी किया हुआ चीज है, जिंक और डाइल्यूट एसिड का, जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये रिएक्शन है। तो सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है, ये भेज देंगे हम। एक्टिविटी में वही अपना जो भी आपको फिगर में दिख रहा है उसके हिसाब से अपरेटस सजा लेंगे, एसिड डालेंगे, उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डालेंगे। स्टॉप कॉक से हम लोग लेबोरेटरी में क्या करते हैं कि डायरेक्ट अंगूठा से बंद कर दें, बट दैट इज डेंजरस। एक्चुअली इसको स्टॉप कॉक से बंद किया जाता है, और उसके एक पाइप लगा करके वाटर के थ्रू उस गैस को निकलता, बबल्स एक पता चलेगा, और ये जलती माचिस की तिल्ली को जलाया जा रहा है, पॉप साउंड के साथ जलता है। तो ये भी किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी
What is the chemical formula of quicklime? CaO. वेरी गुड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके बारे में ये दिया हुआ एक्सपेरिमेंट क्या क्या कर रहे हैं। टेक सम कैल्शियम ऑक्साइड इन बीकर, पोर सम वाटर इन इट एंड स्टिर विथ ए क्लीन ग्लास रड, टेक ए क्लीन ड्रॉपर, ये ड्रॉपर लिया, राइट इट हेल्प with its help put a drop of liquid from the beaker on a red litmus paper। तो रेड लिटमस पेपर पे डाल के चेक कीजिएगा कि बेसिंग है या नहीं। और इसका एक और टेस्ट हो रहा है कि जब मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड फूक रहे हैं, ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की हो जाता है जी? Why does lime water turn milky when carbon dioxide is passed through it? Due to formation of calcium carbonate. वेरी गुड। तो ये आपका जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2, और इसमें आप फूक रहे हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड आपके सांस से जो निकल रहा है। तो ये दोनों मिल करके आपका बनता है CaCO3 ना। माउस से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा टूटा फूटा लिखा रहा है। तो CaCO3 और क्या बनेगा जी इसके अलावा? ये रिएक्शन अधूरा है अभी, और कुछ बनेगा इसमें? H2O। वेरी गुड, H2O। तो आप जैसे देखोगे कि चूना से घर की पुताई हो रही है तो लाइम वाटर उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है दीवार के ऊपर। वो दीवार तुरंत उजला नहीं होता है, कुछ दिन टाइम लगता है उसमें। ऐसा क्यों होता है? तुरंत उजला क्यों नहीं हो जाता है? कोई बता सकता है? No, sir. ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आपने दीवार पे अप्लाई किया क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उतना वाइट नहीं होता है जितना आपको दीवार का कलर वाइट दिखता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो एयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे रिएक्शन करता है और उसके ऊपरी लेयर पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और जो एक्सेस वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो वेपर बन के निकल जाता है। तो आपके दीवार पे अब जो टॉप लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर हो गया। दैट इज वाई योर वॉल लुक मिल्की वाइट इन कलर। लेकिन अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो फिर मिल्कीनेस गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है वो बताएंगे फिर कभी। अभी देखते हैं हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, 10 मिनट और टाइम बचा हम लोग के पास, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करें लाइमस्टोन को तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए एक मैच स्टिक ले जाते हैं डिलीवरी ट्यूब के पास, और वो मैच स्टिक जो है वो आप इसमें देखो कि जैसे बबल्स निकल रहे हैं, ये बबल्स के पास अगर हम लोग एक मैच स्टिक ले जाते हैं तो मैच स्टिक जो है वो बुझ जाती है। वो पता बताता है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दोगे लोग। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं उसके। तो उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले करके और जब हीट किया जाता है तो आप देखोगे कि इसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो क्रिस्टल्स ग्रीन थे अभी वो ब्राउन हो गए, और सल्फर की गंध आने लगी, गंधक जिसको हम लोग जानते हैं, बहुत तीखी गंध होती है उसकी। तो वो सल्फर का एक सिग्नेचर स्मेल होता है, वो स्मेल आपको मिलने लगेगा। ब्लू लिटमस जो है वो रेड में टर्न हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन बना करके उसमें ब्लू लिटमस ले जाएंगे तो रेड में चेंज हो जाएगा, यानी कि कोई एसिडिक कंपाउंड बन रहा है। और ऑरेंज कलर ऑफ स्ट्रिप चेंजेस टू ग्रीन, ये पीएच पेपर के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये जो फेरस सल्फेट है इसको जब हीट कर रहे हैं तो ये 3 पार्ट में बंट रहा है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी है। पहला पार्ट है आपका फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का है, वो बन गया। दूसरा कलर है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया। और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये दोनों गैस इवॉल्व हो रहे हैं, ये दोनों गैस एसिडिक होते हैं नेचर में। ये दोनों जो है नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो या
सल्फर ट्राईऑक्साइड हो, तो चूंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो इसके भी ऑक्साइड एसिडिक होंगे। एसिडिक होंगे तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे। तो आपको पूछता है एग्जाम में कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन वाटर व्हेन हीटेड इट प्रोड्यूस्ड। क्या कर रहा है, व्हेन यू आर सेइंग क्रिस्टल इट मींस दैट इट कंटेन वाटर व्हेन हीटेड इट प्रोड्यूस्ड। नहीं बता रहे हैं इसके बारे में कि क्या क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, अभी पहले ये समझ लो। तो ये आपको समझ में आ गया, ये फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। ऑब्जर्वेशन ही एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे अगर आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जो क्रिस्टल से कलर ग्रीन थे वो ब्राउन चेंज हो गए, एक सल्फर का स्मेल आएगा, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं ऑब्जर्वेशन हो गए। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ओके, हाँ क्रिस्टल के बारे में बता रहे थे। तो क्रिस्टल जो है सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं। तो सॉल्ट में अगर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल ऐड रहते हैं, वो क्यों ऐड रहते हैं, वो पाउडर फॉर्म से क्रिस्टल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो उस वाटर मॉलिक्यूल को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब भी हम लोग क्रिस्टल बोल रहे हैं यानी कि उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के एडेड हैं। अब उसको हीट करेंगे तो वो क्रिस्टल निकल जाएगा, मतलब सॉरी वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा। और आपका जो हीट करने के समय आप जैसे नमक को हीट करके कभी देखोगे या वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल को कभी हीट करके देखोगे तो एकदम आवाज आएगी चट चट की, मतलब जैसे पटाखा छूटता है एकदम हल्का सा, वैसा आवाज आएगा। तो एक्चुअली में वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल रहे हैं, उसमें से सेपरेट हो रहे हैं, उसी का वो आवाज होता है। और वो वाटर मॉलिक्यूल निकल करके जब निकलेंगे तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट के क्रिस्टल जो है उनका कलर चेंज हो जाता है अगर उसको हीट करेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, अगर हम लोग उसको हीट करें तो वो आपको व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो दैट इज डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब आते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है उतना ही। अब लेड नाइट्रेट जो है ये कलरलेस होता है। अब जब इसको हीट करेंगे तो आपका जो गैस इसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे तो डिकम्पोज ही होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है ये। तो ये लेड नाइट्रेट हो गया, इसको डिकम्पोज करने पे लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। तो लेड ऑक्साइड जो है ये आपको ब्राउन कलर का होगा, सॉरी येलो कलर का होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये ब्राउन कलर का होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन तो कलरलेस होता है। तो ये लेड ऑक्साइड प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे और ऑक्सीजन आपको गैस के रूप में निकलेगा। तो ये सारे आपके ये सॉरी येलो नहीं व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इसमें अच्छा इसका एक और आता है एक्सपेरिमेंट लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। उसमें आपको लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो येलो कलर का एक सोल्यूशन मिलता है, उसको बोलते हैं लेड आयोडाइड, प्रेसिपिटेट बना लेड आयोडाइड का। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसके बारे में बताए होंगे पहले। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिक करेंट। तो ये एक हम लोगों ने एक मान लो बीकर ले लिया, उसमें होल्स करके 2 इलेक्ट्रोड्स बना लिए और कॉपर और जिंक के मान लेते हैं, और उसको 9 वोल्ट के डीसी बैटरी के साथ, या इसमें 6 वोल्ट दिखा रहा है तो 6 वोल्ट के बैटरी के साथ कंबाइन करके और वाटर भर लिया इसमें, और इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक एक गैस ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जो है वो इन्वर्टेड है, उलट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही करंट पास होगा तो धीरे धीरे बबल्स निकलेंगे और दोनों में गैस कलेक्ट होंगे। ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ये जो दोनों जो गैस हैं उसमें एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस इकट्ठा होगा वो दूसरे टेस्ट ट्यूब के गैस का दुगना होगा। क्यों होगा ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और जो गैस जो ज्यादा कलेक्ट हुआ, दुगना कलेक्ट हुआ, वो हाइड्रोजन हुआ, और जो कम कलेक्ट हुआ वो ऑक्सीजन हुआ। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड का फोटो डिकम्पोजिशन। ये इस क्वेश्चन के बारे में पिछले ये टेस्ट में कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि सिल्वर क्लोराइड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। तो एक्चुअली में सिल्वर ब्रोमाइड ही यूज होता है, लेकिन कुछ कुछ बुक में उसमें आपको सिल्वर क्लोराइड भी दे दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग जेन्युइन मानते हैं एनसीईआरटी को
लेकिन मान लो कि कहीं पे दिया है कोई बच्चा उसी को पढ़ करके अपना आंसर दिया है, तो दोनों ही आप आंसर में डाल सकते हैं। लेकिन आप लॉन्ग रन के लिए बता देते हैं कि अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड ही आप आंसर देंगे तभी सही होगा, सिल्वर क्लोराइड आंसर देंगे तो सही नहीं होगा। हाँ शशि को कुछ प्रॉब्लम? 10H गलती से हो गया सर। लेड नाइट्रेट हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन से वही बनेगा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस अलग होगा। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन नेल्स डाल देंगे तो वो ग्रीन कलर का थोड़ी देर में हो जाएगा। क्यों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फेरस सल्फेट बनेगा जो कि ग्रीन कलर का होता है और कॉपर साथ में बनेगा। कॉपर और ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आपको एक दिया था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में कि एक ब्राउन कलर का जो ये है सब्सटेंस है उसको हीट करते हैं तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है और दोनों को पहचानिए, वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्या है और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना वो क्या है। तो एक्चुअली में वो यही रिएक्शन है। कॉपर जो है आपको ब्राउन कलर का होता है, शाइनिंग सरफेस होता है लस्टर उसका क्योंकि वो मेटल है। तो कॉपर को जब प्रोलॉन्ग हीटिंग, अभी हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स जब पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कुछ मेटल्स को एयर में सिर्फ छोड़ दिए तो आग लग जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, सोडियम है पोटेशियम है। लेकिन कुछ को आप हीट करेंगे हल्का सा तब रिएक्शन होगा, जैसे मैग्नीशियम हो गया। कुछ को बहुत ज्यादा हीट करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग हीटिंग। तो कॉपर भी वैसा ही एक मेटल है जिसको बहुत ज्यादा देर तक हीट करेंगे तब वो ब्राउन से ब्लैक कलर का बनता है। ब्लैक कलर क्यों बनता है? क्योंकि कॉपर जो है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कॉपर ऑक्साइड। अब चूंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहलाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कॉपर ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो कॉपर रिलीज हो जाएगा और वह साथ में वाटर बनेगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अभी खत्म और टाइम भी अब खत्म होने को है, तो हम ये एक्टिविटी का जो पीपीटी है या पीडीएफ है इसको भेज देंगे और